स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। न्यू हॉराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द बुक बाय मोहित भट्टाचार्य जी के चैप्टर 6 पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने चैप्टर 6 के 2 पार्ट्स किए हैं, जहां पर लास्ट में सिस्टम अप्रोच को हमने कंप्लीट किया था। नाउ टेकिंग इट फॉरवर्ड, सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत ही कुछ स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी थी बर्न्स एंड स्टॉकर की और दूसरी थी लॉरेंस और लॉर्श की। एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या संबंध है, इसको एग्जामिन किया गया था। बर्न्स और स्टॉकर स्टडी जो किया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को लिया स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में, और वहां पर अंदरूनी चीजों को देखा, इंटरनल प्रोसेसेस को देखा। सो प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो यहाँ पर चल रही थी। सो हाउ डज दोज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप्ड इन रिलेशन टू जो मार्केट्स में आपके फर्म्स थे, प्रोडक्ट्स थे और टेक्नोलॉजिकल रेट्स चेंज हो रहे थे। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन्होंने जो डेवलप किया रिसर्चर्स ने, 2 टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन देखने को मिलते हैं। एक है मैकेनिस्टिक और एक है ऑर्गेनिक। मैकेनिस्टिक जो है वो मोर टुवर्ड्स द साइड ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, जहां पर की पर्टिकुलरली स्टेबल एनवायरनमेंट एंड लेटर ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। सो मैकेनिस्टिक सिस्टम में देखा जाए तो प्रॉब्लम और टास्क है, उनको स्पेशलाइजेशन में तोड़ा जाता है। जैसे क्लासिकल मॉडल में आपने देखा है टेलर या वेबर स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, और ईच इंडिविजुअल को स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं, वो उन टास्क को पूरा करते हैं। और इफ दे वर द सब्जेक्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब एक पूरा कंपनी के स्तर पे और यूनिट्स के स्तर पे छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा जाता है। और ये जो यूनिट्स हैं ये स्पेशलाइज होती है, वहां पर काम करने वाले लोग भी स्पेशलाइज फंक्शन के होते हैं। सो somebody at the top is responsible for seeing the relevance, टेक्निकल मेथड्स, ड्यूटी, पावर जो भी अटैच्ड होती हैं वो प्रिसाइजली डिफाइंड होती है, प्रति व्यक्ति को क्या कार्य करना है। और इंटरैक्शन, जो मैनेजमेंट का इंटरैक्शन होता है वो वर्टिकल होता है। इसका मतलब है कि टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच से ये जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज वाला का जो मॉडल है वो दिखाई देता है, ट्रेडिशनल हायरार्की वाला मॉडल दिखाई देता है। यहाँ पर फ्लैट या डायगोनल जो आपके कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल, लेटरल, वो उसमें कम आपको इंटरैक्शन दिखाई देते हैं। सो ज्यादातर जो भी वर्किंग बिहेवियर है या जो लोअर फंक्शनरीज काम कर रहे हैं, इनको ऑर्डर आता है ऊपर से, और ये माना जाता है, अजम्पशन किया जाता है, कमांड हायरार्की होती है, जैसे हम ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देखते हैं। और ये माना जाता है कि जो टॉप ब्रास है, दैट हैव द ऑल द नॉलेज एंड दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप। इसके अलावा ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे, मैकेनिस्टिक अप्रोच। इसके अलावा एक है ऑर्गेनिक अप्रोच जो उन्होंने पढ़ी, देखी, ऑब्जर्व करी। सो यहां पर बहुत, जहां पर अनस्टेबल कंडीशंस होती हैं, जो डिटरमाइंड टास्क हैं वो स्टेबल हैं तो मैकेनिस्टिक अप्रोच, अनस्टेबल कंडीशंस हैं, प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन जो रिक्वायर्ड हैं, वहां पर उनको बहुत छोटे में नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि यहां पर लगातार इंटरैक्शंस होने बहुत जरूरी है और क्लियर हायरार्की डिफाइन नहीं हो सकती है। तो यहां पर तोड़ा नहीं जा सकता है प्रिसाइज लेवल पे, और इंटरैक्शन सिस्टम में होना जरूरी है, तो वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ही है जो कि नेचुरल सेटिंग में हो एक तरीके से। और यहां पर इंडिविजुअल्स हैव टू परफॉर्म देयर स्पेशल टास्क, नॉलेज, और साथ में फर्म एज अ होल से कनेक्टेड वे में। जॉब्स लूज मच ऑफ देयर फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन का मतलब है स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा जो बताई गई चीजें हैं वो नहीं आगे चल पाती हैं, और जॉब अपने को रीअलाइन करती हैं, रीडिफाइन करती हैं, कॉन्टिन्यूअली इंटरैक्शन विद अदर पार्टिसिपेटर्स इन द टास्क। तो एक तरीके से लगातार जब इंटरैक्शन वी नीड, सो इट मींस कम्युनिकेशन वुड बी एट अ हायर लेवल, और फॉर दैट मैटर एट अ स्पीडर लेवल। तो कम्युनिकेशन में, स्लो कम्युनिकेशन से यहां पर काम नहीं चलेगा। तो इंटरैक्शन रन लेटरली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली भी चलेंगे, वर्टिकली भी चलेंगे। पहले की तरह केवल वर्टिकल नहीं होगा,
कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन डिफरेंट रैंक्स होंगे, लेटरल कंसल्टेशन होगा और वर्टिकल कंसंट्रेशन पे कम जोर दिया जाएगा एज कंपेयर टू जैसे मैकेनिस्टिक अप्रोच में हमें देखने को मिल रहा था। इसके अलावा अदर स्टडीज जो करी गई थी लॉरेंस और लॉर्श के दो, इसमें ज्यादा मेथडोलॉजिकल एक अप्रोच अपनाई गई, मतलब डीपर रिसर्च किया गया और वहां पर उन्होंने सर्टेन टाइप्स ऑफ फॉर्म्स को भी देखा और कुछ क्वेश्चंस वहां पर अराइज होते हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं वो 6 फॉर्म्स को इन्होंने चुना और उससे क्वेश्चंस अराइज हुए, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे गए। हाउ आर एनवायरमेंट डिमांड्स फेसिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट? हाउ डू एनवायरमेंट डिमांड्स रिलेट टू इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन? ये क्वेश्चन आपको याद नहीं रखने हैं, बट ये ध्यान रखना है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस थे और ये एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और उसके इंटरनल फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर यहां पर चर्चा करी गई थी। अगला क्वेश्चन, इज इट ट्रू दैट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेबल एनवायरमेंट में काम कर रही है, वहां पर यह देखने को मिलता है मेड मोर यूज ऑफ फॉर्मल हायरार्की टू अचीव इंटीग्रेशन? और ऐसा क्यों है? फॉर्मल हायरार्की का मतलब है आपका जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है मल्टीपल लेवल्स, क्या स्टेबल एनवायरनमेंट में जो काम कर रही है वहां पर ज्यादा हायरार्किकल पोजीशंस देखने को मिलती हैं क्या? हाँ, बिकॉज लेस इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है तो बहुत ज्यादा चीजें में बिखराव नहीं है। नाउ लेस अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। सर्टेन एनवायरनमेंट डिसीजन जो होती है इफेक्टिवली हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकती है, उसको नीचे तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो ऊपर वालों ने डिसाइड कर दिया है वो नीचे वालों तक लागू होगा। सो इज द सेम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है चीजों का बदलाव, चीजों का किसी सब सिस्टम में टूटना, छोटे भागों में टूटना। डिफरेंशिएशन सर्टेन एनवायरनमेंट में सेम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन ओरिएंटेशन जैसा होगा, या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हायरार्की वाला होगा, या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत ज्यादा कमांड स्ट्रक्चर होगा। फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है अब सिस्टम्स बाहर, क्या पॉलिटिकली स्टेबल, अनस्टेबल की बात हो रही है। ग्रेटर डिग्री अमंग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जो भी कार्य करने वाले डिपार्टमेंट है, इज रिक्वायर्ड इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस। डज दिस इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेटिंग? अभी क्या जो सब पार्ट्स हैं उनके इंटीग्रेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है? डज इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑफ अचीविंग इंटीग्रेशन? वो किस तरीके से पा सकते हैं, क्या इस पे कोई प्रभाव करता है? अगेन दीज क्वेश्चंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, यू डोंट हैव टू लर्न देम। यहां पर जो निकल के चीज आती है, 3 मेन कॉन्सेप्ट केम आउट ऑफ दीज। वन वाज डिफरेंशिएशन, अनदर वाज इंटीग्रेशन, एंड थर्ड वाज एनवायरनमेंट। नाउ डिफरेंशिएशन यू कैन थिंक ऑफ स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, मतलब सब सिस्टम में तोड़ लेना, सेगमेंटेशन, जहां पर कि पार्ट टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, डिवीजन और स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कहीं पे मार्केटिंग हो सकती है और फिनेंस डिवीजन हो सकती है, या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन हो सकती है, एंड पार्टली टू बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉयज, और वहां पर उन सब सिस्टम्स में कैसे एम्प्लॉयज काम करते हैं। दूसरा है इंटीग्रेशन। अब दूसरे प्रभाव को देखा गया कि कैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू अ सब यूनिट्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म वुड बी यूज्ड टू bring the information together or to have a organization as a cohesive unit. So this can be achieved in variety of ways, and classical theories relied on creation of rules and procedures. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंटीग्रेशन कराना है तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार वहां पर रूल्स और रेगुलेशन, रिजिडिटी का एस्पेक्ट, जैसे इवन द स्कॉलर्स हैव सेड दैट आर्मी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ट फॉर द इंटीग्रेटिंग पर्पस। सो इसको कैसे करा जा सकता है? इन रिलेटिवली अनस्टेबल एनवायरनमेंट एक प्लान बना के करा जा सकता है, जो उस प्लान को, मैनेजमेंट का पहला जो स्टेप है प्लानिंग, और हाईली अनस्टेबल जहां पर बहुत है, ग्रेट डील ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी रिक्वायर्ड। अगर कोई भी जगह हाईली अनस्टेबल है एनवायरनमेंट, मतलब वहां पर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है, सो टॉप डाउन अप्रोच या केवल और केवल टॉप लेवल पे ही सारी जानकारी होगी, वो संभव नहीं है। सो इन इंडियन एग्जाम्पल, इफ इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड somewhere,
सो यू नो दैट ईवीएम में खराबी आती है, उसको बदला जाता है। सो अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? जब उनकी ट्रेनिंग होती है, एक नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, तो ऐसे थ्रू ओपन चैनल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, उस समय जो हायरार्की है वहां पर कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो इवन बूथ लेवल का ऑफिसर है, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे। और अगर निचले पायदान पे ऑफिसर्स का नंबर नहीं मिल रहा है तो ऊपर के पायदान के ऑफिसर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले, ऐसा प्रबंध किए जाते हैं। थर्ड एस्पेक्ट की बात करें तो एनवायरनमेंट विच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है और इसके बदलने से और चीजें बदल रही हैं। सो कॉन्सेप्चुलाइज्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जैसे वो चीजों को बाहर देखते हैं। लॉरेंस और लॉर्श आइडेंटिफाइड 3 मेन सब इन्वायरमेंट टोटल इन्वायरमेंट के, जो कि है आपका एक मार्केट और एक है टेक्निकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक, टेक्निकल और इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक। सो इसको अगर हम देखा जाए तो ये सेल्स से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन टेक्निकल वाला, और रिसर्च और डेवलपमेंट साइंटिफिक एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। हाइपोथेसिस ये दिया गया कि डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी सब यूनिट्स में टूट सकती है, अलग अलग फंक्शंस कर सकती है विद इन ईच सब सिस्टम, डिपेंड करती है वो एट्रीब्यूट्स पे। वो क्या है? कंडीशंस कितनी जल्दी चेंज होती है, इंफॉर्मेशन की कितनी सर्टेनिटी है, और कितनी जल्दी टाइम स्पैन ऑफ फीडबैक आता है वर्कर्स की तरफ से, इस पे डिपेंड करता है। यहां पर बात करी जाए तो ग्रेटर डिफरेंस अमंग द 3 सब सिस्टम, जहां पर ज्यादा डिफरेंसेस होंगे वहां पर आपको ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सब सिस्टम्स में, और ग्रेटर डिफरेंसेस का मतलब है ज्यादा डिफरेंशिएटेड सिस्टम होगा। अब यहां पर ज्यादा डिफरेंशिएटेड सिस्टम होगा आपके डिफरेंशिएटेड एनवायरनमेंट में, सो अब वहां पर प्रॉब्लम आएगी उसके इंटीग्रेशन की। अगर इंटीग्रेशन सही हो जाता है, मतलब आपका अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, तो आपको मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होंगे। यहां से यह भी बात आती है कि लॉरेंस और लॉर्श ने प्रपोज किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस अगर जांचनी है तो एक्सटेंड टू विच इट अचीव्स रिक्वायर डिफरेंशिएशन, जो अपने कोई भी कितनी अपनी सब यूनिट्स में तोड़ सकता है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर सकता है, और फिर उनका इंटीग्रेशन हो जाए अचीवमेंट ऑफ गोल में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो वन कैन कैलकुलेट 3 स्कोर्स फॉर ईच ऑफ द 6 ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने स्टडी करी थी, और स्कोर जो स्टडी करे गए थे उसमें जो मेजरमेंट जो वेरिएबल्स लिए गए थे वो डिग्री ऑफ अटेनमेंट रिक्वायर्ड इन डिफरेंशिएशन, कितनी डिफरेंशिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, और डिफरेंशिएट होके वो बेहतर कम्युनिकेशन करके कैसे इंटीग्रेशन पा सकती है, और ओवरऑल इफेक्टिवनेस उस ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग घटकों में टूट के और मिलके कम्युनिकेशन के द्वारा, और वो कितनी सार्थकता से अपना जो उसके उद्देश्य है उनको पूरी कर सकती है, इस चीज को देखा गया। तो स्कोर्स को हाई, मीडियन और लो के पैरामीटर्स पे जांचा गया, और यहां पर इफेक्टिवनेस वाज रिलेटेड टू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी डिफरेंशिएट हुई है, उसके बाद कितनी पास आई है, इंटीग्रेट हुई है, और कितनी इफेक्टिव रही है ऑल टुगेदर। एक आपको टेबल देखने को मिलती है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और इफेक्टिवनेस, यहां पर देखा गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई बेस्ट वे नहीं है। हाईली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हाईली इंटीग्रेटेड भी हो सकती है, और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है इफेक्टिवनेस की होने की भी। सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको ट्यून करना पड़ेगा आपको स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट से, जहां पर यदि कोई बहुत ही डायनेमिक एनवायरनमेंट है तो आपको बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करना पड़ेगा घटकों को आपस में, सब सिस्टम्स को, दे हैव टू कम्युनिकेट एट अ वेरी हाई स्पीड। If the stability of the environment is there, so you don't have to be very differentiated, and by hierarchical method you can have the control. So the internal adjustment of organization would have to be made in the tune of state of environment. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंटीग्रेटिंग और डिफरेंशिएटिंग मैकेनिज्म के अनुसार अपने एनवायरनमेंट के अनुसार कार्य कर सकती हैं और इफेक्टिवनेस शो कर सकती हैं।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के करंट रनिंग बैच में जो एडमिशन डेट है लास्ट वो है 14th ऑफ दिसंबर। सो डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ मिलती है। आप यहाँ पर SC लाइव कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और मिनिमम प्राइसेस पे 15,999 पे अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा 1 to 4 क्लासेस डेली, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। इसके अलावा आपके 12 टेस्ट होंगे जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स और PDF के नोट्स भी मिलेंगे ताकि आपको बहुत सारी बुक्स के चक्करों में ना पड़ना पड़े। एट द सेम टाइम IIPA और EPW के आर्टिकल्स का भी डिस्कशन होता है आपकी क्लास में। सो दीज आर होल ऑफ द activities that you will be getting as you get admission. So you all are welcome to get the admission. So do remember SC live code and do remember the batch is closing. Now coming ahead, आगे जाते हुए ओवरव्यू, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस का एक ओवरव्यू बताया गया है उनके द्वारा, क्योंकि वो 6 फर्म्स के बीच में कंपैरेटिव एक स्टडी कर रहे थे। सो ओल्डर ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप इमेजिन करिए टेलर, फेयोल, वेबर, इन सब के द्वारा जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन करा गया था ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर एफिशिएंसी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। पर इनपुट रिटर्न क्या हो रहा है, पीस रेट सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सो कंसंट्रेटेड ऑन ऑपरेटिंग लेवल, जहां पर कार्य हो रहा है जैसे शॉप फ्लोर लेवल, केवल उस पर ध्यान दिया जाता है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी ध्यान दिया जाता है और स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में भी। सिस्टम अप्रोच एक आपका ऑर्गेनाइजेशन को लगातार किसी भी एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट और चेंजेस और इंपैक्टेड बाय द एनवायरनमेंट के रूप में देखता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सोशो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, मेंटेनेंस करता है, प्रोडक्शन करता है और आउटपुट देता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और सोशल साइकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर्स को आपका जोड़ता है और इनपुट, थ्रूपुट, कन्वर्जन, जिसको थ्रूपुट बोलते हैं, आउटपुट प्रोसेसेस में आप डिफाइन करता है। सो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड भी करता है। इंटरनली हमें देखने को मिलता है कि वेरियस सब सिस्टम्स एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएटेड होते हैं और फिर कम्युनिकेशन से इंटरैक्टिव वे में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। सोशियो साइको सोशियो सब सिस्टम बिहेवियर के द्वारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और एक दूसरे से जो संपर्क करके बनाया जाता है। तो ग्रुप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एट वर्क देखने को मिलती हैं। टेक्निकल सब सिस्टम मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट की चीजों को देखता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है, मशीन्स वाला जो पार्ट है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सब सिस्टम ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर कैसे दिए जाएंगे, ड्यूटीज कैसे तय की जाएगी, जॉब्स की पोजीशंस क्या होगी, ऑथोरिटी क्या होगी, कहां से कम्युनिकेशन किधर की तरफ जाएगा, ऑथोरिटी एलोकेशन, कम्युनिकेशन, वर्क, ये तय किया जाता है। और इन सब के साथ सब चीजों को जोड़ने वाला एक होता है नोड, और ये नोड जो है यहाँ पर नोड और नर्व्स आप देख सकते हैं बॉडीज में भी होती हैं। ये एक डिस्टिंक्ट और वाइटल मोड होता है जो कि मैनेजमेंट का कार्य करता है और ये सारी की सारी चीजों को एक साथ लाने का काम करता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेशन बनाए रखता है, नेगोशिएट करता है। सो सिस्टम व्यू जो है आपका डिफरेंट सब सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। कंटिंजेंसी व्यू सिचुएशन के अनुसार चेंज होने वाली व्यू है और ये ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग जैसी भी सिचुएशन है उसके अनुसार ढालने का काम करता है। तो कार्ट्स एंड रोजनविक हैव एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टम व्यू एंड द कंटिंजेंसी व्यू। तो कंटिंजेंसी व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं। कोई भी वन बेस्ट वे नहीं हो सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बहुत सारे सब सिस्टम, जैसे कि एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट जैसे ITC या टाटा, उसके अंदर बहुत सारे आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है, उसके भी अंदर फिनेंस सेक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डिजाइन सेक्टर, मार्केटिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे
कोई भी बड़ा सिस्टम सब सिस्टम्स में होता है और ये डिलिनेटेड होता है, मतलब अलग अलग होता है बाउंड्रीज एनवायरमेंट से, जो कि अपने आप में एक बड़ा सिस्टम है। एनवायरमेंट इटसेल्फ, एनवायरमेंट मींस एवरीथिंग, the people who buy, the political class, the kinds of roads we have, the labor laws we have, these kind of things. supra system seeks to understand the interrelation between the subsystem अंदर और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बाहर क्या पैटर्न चलता है। यहां पर बताया जाता है आपका कंटिंजेंसी में कि मल्टीवेरिएट बहुत तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और उनको अंडरस्टैंड करने के तरीके हो सकते हैं। वेरियस कंडीशन और सर्कमस्टांसेस में ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह से बिहेव कर सकती है। रेडिकल जो वे है, रेडिकल वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग। रेडिकल का मतलब है कि आपका एक तरीके से ओल्ड वेरी स्टैब्लिश्ड जो क्लासिकल वे है, जहां पर वन बेस्ट वे या पोस्ट कॉर्ब पॉक टाइप के जो नियम या 14 आपके लॉज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेओल, ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव टू बी डेल्ट विद according to contingency, according to the requirement, and there is no one best way to doing it. Now the emphasis on the other aspect was in the lecture, in the chapter, the closed and the open models, CM and OM. Over here the acronym has been used. So earlier stated two contrasting stand होंगे कहीं पर भी, और उनको closed model और open model के रूप में देखा गया है। So इनके आपको कंपेयर करने का कहा का एस्पेक्ट है, और कंपैरिजन के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड ले लिए हैं रिलेटिव एस्पेक्ट में। सोशल रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितना ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट करता है बाहर से, या ब्यूरोक्रेसी की तरह इनवर्ड लुकिंग है या इंटरैक्टिव है। इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड, लोगों से संवाद है या नहीं है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल व्यू ऑफ अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर, इसको देख सकते हैं। क्या पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कामचोर हैं, लेजी हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, ये वाला एक रोल लेके चलना है, या फिर आपका एक सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं लोग। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर, हायरार्किकल है ऑर्गेनाइजेशन, टॉप डाउन अप्रोच है, क्लोज्ड है, इंटरनली एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में कोई ज्यादा परमिएबिलिटी नहीं है। परसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे और एनवायरनमेंट को कैसे जो स्ट्रक्चर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट करता है, कैसे एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने को ढालती है। तो फर्स्ट इश्यू इज सोशल रोल। तो सोशल रोल आपका ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है कि आपकी क्लोज मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर इरेक्टिंग अ वॉल। तो कोई क्लोज मॉडल है, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी को ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो क्लोज्ड मॉडल है। वो ब्यूरोक्रेसी जैसे बात करी गई है वेबर ने भी, वेबर मैक्स वेबर, सॉरी वुडरो विल्सन। सो ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी सेव्ड फ्रॉम द हरी एंड स्ट्राइव ऑफ पॉलिटिक्स। वहां पर ब्यूरोक्रेसी को उस सेंटेंस के आधार पे एक तरीके से क्लोज मॉडल माना गया, which do not have to interact much with the organization. In India also, colonial bureaucracy was perceived as such a distinct identity, which have to be like ivory tower approach, not interacting with much of the common folks. So rationality in the organization देखा जाता है sole तरीका जज करने का। rationality का मतलब है आपका knowledge by reason, the hierarchy of bureaucracy is the hierarchy of knowledge कहा गया है। Hence society has to be manipulated, क्योंकि सारी नॉलेज ये मानी जाती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, और ब्यूरोक्रेसी अपने को डिटैच करके रखती है इनसाइड, और क्लाइंट रहता है आउटसाइड। मतलब इंडिया में सोच लीजिए जनता जनार्दन और ऑफिसर्स। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट्स आर व्यूड एज अ क्लास अपार्ट फ्रॉम सिटीजन्स, एंड इफ सिविल सर्वेंट्स वुड बी टू मिंगलिंग विद द सिटीजन्स, दैट वुड rather somehow depreciate the value of civil services in the eyes of people. But ये बदल रहा है, ये एक क्लोज मॉडल है, अब ऐसा प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। कॉन्ट्रास्ट में देखें, ओपन मॉडल में माना गया है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल है, और सोशल आपका रोल है ऑर्गेनाइजेशन का। इंटरलॉकिंग सिस्टम है जहां पर देयर इज नो नॉन रैशनल ऑर्गेनाइजेशन टू बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रैशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोग हैं जो, अगर ब्यूरोक्रेसी और लोगों के बीच में बात करी जाए तो ऐसा नहीं है कि वहां पर नॉन रैशनल लोग हैं, उनकी अपनी सेट ऑफ नॉलेज है, ब्यूरोक्रेसी के पास अपनी सेट ऑफ नॉलेज है, और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड सिटीजन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को एसेंशियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी माना जाता है, और
no, there is no different in those in the society in which it is embedded. So bureaucracy and society are very close. Bureaucracy, new public service approach, new public governance approach, जहां पर सिविल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके अलावा कॉमन फोक्स, सिटीजनरी, ये सारे ही मिलके ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करते हैं. सो इन द सेकंड इशू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, द जो ऑर्गेनाइजेशन और मैन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैन को कैसे देखा गया है. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स आपकी जो कहती है कि मैन इज लेजी, मैन इज नॉन इनिशिएटिव क्रीचर, and he or she has to be provided with continuous guidance, carrot and stick. And Y is self-motivating and one who is enthusiastic. ऐसी बात करी गई है. Theory of McGregor, आपकी theory X and theory Y. The closed model view is more on the side of stricter supervision, high level of manipulation, strict hierarchy, stricter supervision. जैसे आपको टेलर के कॉन्सेप्ट में देखने को मिल जाएगा कि प्लानिंग के लिए और आपका एग्जीक्यूशन के लिए टेलर हैड मेड, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में टेलर हैड मेड सर्टेन सुपरवाइजर. वर्क अवॉइडिंग माना जाता है तो सुपरवाइजर्स की जरूरत है लगातार. ओपन ऑर्गेनाइजेशन व्यू में आपका पॉजिटिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ इनिशिएटिंग मैन का व्यू लिया गया है. इसके अलावा थर्ड इशू है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर क्लोज ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड होगा जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, राइट. हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मलिज्म ज्यादा होगा, ऑर्डर्ड कम्युनिकेशन होगा. कहा जाता है थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन होगा, पर थ्रू प्रॉपर चैनल. इफ समबडी हैज टू से something, the person cannot reach to the above level. They have to be stepwise send their communication and that would be taken care of. ओपन ऑर्गेनाइजेशन इसका अपोजिट है, मोर पार्टिसिपेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. ओपन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. इट इज लाइक लाइकर्ट का सिस्टम 4 जो मॉडल है, रिंसेट लाइकर्ट का, वैसा ओपन ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल है. फोर्थ इशू है ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर और डिसिप्लिन किसी भी जगह पर. तो यहां पर क्लोज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये माना जाएगा कि ये इम्पोज चीज है. और जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो सबको, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं एसडीएम लेवल, एडीएम लेवल पे, तहसीलदार लेवल पे, नायब तहसीलदार लेवल पे, लेखपाल तक, नाउ दिस गाय वुड हैव ऑल द पावर्स. और पुलिस और सुपरवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर में होती है छोटी छोटी चीजों को. ओपन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो आउट ऑफ साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियस ह्यूमन रिलेशंस के थ्रू होता है. यहां पर इम्पोज नहीं होता है, लोग अपनी बाउंड्रीज खुद तय करते हैं. इट इज नॉट सुपर इम्पोज्ड फ्रॉम अदर्स, ऊपर से. एनवायरमेंटल परसेप्शन, क्लोज मॉडल जो है अपने को इंसुलर मानता है, इनवर्ड लुकिंग है, इट इज नॉट वेरी फाउंड ऑफ इंटरैक्टिंग विद इन एनवायरमेंट. सो वो अलूफ भी रहता है, वॉट एवर एनवायरमेंटल चेंज जो होते हैं उनसे पता नहीं चलता है. आप देखते हैं मेनी टाइम्स ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का क्या होता है, इंटेलिजेंस फेलियर होता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द अलूफनेस, कॉमन इंटरैक्शन बहुत कम है. और आपका क्लोज मॉडल अजम्पशन है स्टेबल एनवायरनमेंट का, वेयर ओपन मॉडल व्यू है एनवायरनमेंट इज द सॉइल इन विच ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स प्लांटेड. सो ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरनमेंट में सॉइल की तरह, सॉइल है एनवायरनमेंट, तो वहां से इट विल टेक वाटर, इट विल टेक न्यूट्रिएंट्स. एट द सेम टाइम इट वुड बी डूइंग photosynthesis process. So there is a continuous taking and giving. So hence organization has to integrate within the environment. So high level marketing firm, research organization, or for that matter firms who are in marketing, they have to catch the pulse of each and everything that is happening. A new Bollywood song, a new trend, they have to catch in and make their next level of the proposal for the selling or their advertisement in accordance with such changes. So open जो system है, open organization does represent an appropriate organization design in situation of environmental instability or uncertainty. If, because market is very uncertain, we say it. So bureaucracy does not fit very well whenever they go into marketing. For an example, if there is no monopoly,
you won't see bureaucratic PSU organization surviving in a very good way. For an example, you have one PSU like BSNL. It is there because it has to fulfill some governmental function, but in marketing aspect, in share, its shares, its customer response has been dwindling since last 1 or 2 decades. So conclusion. So now conclusion is that both model are idle construct. इसका मतलब है ये स्कॉलर के दिमाग में बने हुए हैं. वास्तव में जिंदगी में जो चीजें यहाँ बताई गई हैं कि क्लोज मॉडल ऐसा होता है, ओपन मॉडल ऐसा होता है, 100% इसके करीब नहीं है. These are just creation of the extremes. So Nicholas Henry, another great scholar of public administration, has said there has been a virtual new school of model synthesis, जहां पर ये कहा गया है कि क्लोज्ड और ओपन मॉडल नीड नॉट टू बी लुक्ड, अपोजिट नहीं है ये, रादर टू का सिंथेसाइज ही हमें चाहिए होता है ग्राउंड पे कार्य करने के लिए. वेरी रीजनेबल. तो ये किस चीज से, बेसिस ऑफ वेरी रीजनेबल अजम्पशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एनवायरनमेंट चेंज के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल, देयर आर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु trying to survive. Organization are also trying to survive in the competitive environment. Organization and the people in then learn from the mistakes. So organization also learn, they change their marketing strategy, or for that matter bureaucracy also learns, public administration also learns. So when we talk about networked government, it means the government is coming out from the silos and it is trying to reach out to the various forces that are in the society. So this is all we have for this chapter. If you want to have any doubts cleared, तो public ad by शेखर पे आप जा सकते हैं और यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है, यही इंस्टाग्राम ग्रुप भी है. और फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.